पार्टीशन ऑफ बंगाल टॉपिक के अंदर हमारे पास मेजर 4 हेडिंग्स हैं। बैकग्राउंड, पार्टीशन प्लान, रिएक्शन ऑन पार्टीशन और सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टीशन। इसकी डेट 16 अक्टूबर 1905 थी, जिस दिन पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुई थी। बैकग्राउंड के अंदर आ जाता है कि ब्रिटिश की इनकन्वीनियंस थी, सर सैयद की डेथ हो गई थी, अलीगढ़ स्टूडेंट्स एक्टिव हो गए थे, और फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ब्रिटिश की, डेवलपमेंट गैप था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाए पार्टीशन प्लान। तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में उन्होंने डिवाइड कर दिया था, एक मुस्लिम मेजोरिटी थी, एक हिंदू मेजोरिटी। रिएक्शन एक का पॉजिटिव था, एक का नेगेटिव। और सिग्निफिकेंस जो थे, इसने टू नेशन थ्योरी को प्रमोट किया था, मुस्लिम्स की प्रोस्पेरिटी होनी थी। तो मुस्लिम्स को इसके बाद जो कांग्रेस की तरफ से जो रिएक्शन आया था, उसकी वजह से इन्हें लगा कि हमें एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। टू नेशन थ्योरी प्रमोट हुई, कांग्रेस में सेपरेट हो गया था, और फिर ब्रिटिश का एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गया था। थैंक यू वेरी मच। शिमला डेपुटेशन के टॉपिक के अंदर मेजर 5 हेडिंग्स हैं। बैकग्राउंड, फॉर्मेशन, डिमांड, रिएक्शन और सिग्निफिकेंस। इसकी डेट जो है वो 1 अक्टूबर 1906 थी। बैकग्राउंड में सर सैयद की डेथ, एंटी पार्टीशन मूवमेंट बंगाल की, हिंदू नेशनलिज्म जो है वो राइज पर थी। 1892 के इलेक्शन में सारे हिंदूज जो हैं वो इलेक्ट हो गए थे और लिबरल पार्टी जो है वो पावर में आ गई थी। फॉर्मेशन में 35 मेंबर्स थे और सर आगा खान जो है वो उनके लीडर थे। डिमांड्स, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था, सिविल सर्विस जॉब्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मांगी थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए हेल्प और माइनॉरिटी के लिए वेटेज। रिएक्शन जो है वो हिंदूज ने कहा था कमांड परफॉर्मेंस है, मुस्लिम्स हैप्पी थे, ब्रिटिश मॉडरेट। और बिगनिंग ये सिग्निफिकेंस के अंदर ये पॉलिटिकल स्ट्रगल की बुनियाद थी। ब्रिटिश का एटीट्यूड जो है वो चेंज हुआ था, पहली दफ़ा जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी गई थी, और मुस्लिम्स की पॉलिटिकल स्ट्रगल की बुनियाद थी, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी बुनियाद थी। थैंक यू वेरी मच। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के टॉपिक के अंदर हमारे पास मेजर 6 हेडिंग्स हैं। बैकग्राउंड, फॉर्मेशन, मुस्लिम लीग लंदन ब्रांच, ऑब्जेक्टिव्स, मैनिफेस्टो, अचीवमेंट्स या सिग्निफिकेंस। बैकग्राउंड के अंदर आ जाएगा हमारे पास शिमला डेपुटेशन, सर सैयद की डेथ जो है, फिर एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, लिबरल पार्टी और गाय की ज़िबा में मसले मसाइल थे। फॉर्मेशन, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के मौका पर इसकी फॉर्मेशन हुई थी। लंदन ब्रांच की जो है सैयद अमीर अली हेड मुकर्रर हुए। ऑब्जेक्टिव थे लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश, मुस्लिम्स के राइट प्रोटेक्ट करने और अदर कम्युनिटी के साथ फ्रेंडली रिलेशन। सेल्फ गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश रूल, ये बाद में ऐड की गई थी। फिर मैनिफेस्टो जो है वो ग्रीन बुक मोहम्मद अली जौहर ने लिखा था। अचीवमेंट्स जो हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट, 1916 का लखनऊ पैक्ट, 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, 1930 का सेशन, 1940 का सेशन, सारे इसके सिग्निफिकेंसीज हैं। और डेट जो है वो इसकी 30 दिसंबर 1906 थी। थैंक यू वेरी मच। मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के अंदर हमारे पास मेजर 6 हेडिंग्स हैं। बैकग्राउंड, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंचुरी लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और एनालिसिस। बैकग्राउंड के अंदर आ जाता है जी, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स की प्रोसेस चल रहा था, मुस्लिम लीग भी बन गई थी, इसलिए पॉलिटिकल अवेकनिंग थी, और ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है रिएक्शन था। कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या था, वो क्राउन, पार्लियामेंट, सेक्रेटरी स्टेट और फिर वाइस राय। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके 6 मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, एक जो है इंडियन ऐड किया था, एसपी सिन्हा। सेंट्रल के अंदर जो है वो 60 मेंबर्स थे, 28 ऑफिशियल और 32 नॉन ऑफिशियल। 13 जो है उनमें से सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू आने थे, जिनमें से 5 सीट मुस्लिम्स को मिली थी। प्रोविंशियल 3 नई लेजिस्लेचर ऐड हुई थी, पंजाब, बर्मा और असम की। और एनालिसिस जो है उसके अंदर ये आएगा कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुई थी, मुस्लिम लीग और दूसरे मॉडरेट सर्कल की तरफ से वेलकम किया गया था, और पॉलिटिकल ट्रेनिंग थी ये। थैंक यू वेरी मच। लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर मेजर 4 हेडिंग्स हैं। बैकग्राउंड, रोड टू पैक्ट, मेन पॉइंट्स और सिग्निफिकेंस। बैकग्राउंड के अंदर आ जाता है जी, वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो गई थी, रोल ऑफ लिबरल लीडरशिप आ गई थी मुस्लिम लीग में, जना, अमीर अली वगैरह। और ब्रिटिश के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल की एनलमेंट हो गई थी, और सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जंग लगी हुई थी। वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई थी, मुस्लिम प्रेस आ गई थी, ज़फ़र अली खान अभी ज़िम्मेदार अखबार निकाला था। और फिर रोड टू पैक्ट के अंदर आ जाता है मेमोरेंडम ऑफ 19 लोगों ने जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कहा था कि यूनिटी के हम हक में हैं। बम्बे सेशन हुआ, दोनों पार्टियों का एक शहर में सेशन हो गया, तो उसने भी काफ़ी फ़र्क डाला था। फिर लखनऊ पैक्ट हो गया, जॉइंट सेशन जो है वो दोनों पार्टियों का। तो उसके बाद जो है फिर मेन पॉइंट्स और सिग्निफिकेंस इसकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जी, लखनऊ पैक्ट 1916 के मेन पॉइंट्स क्या थे और सिग्निफिकेंसेस वगैरह क्या थे। मेन पॉइंट्स के अंदर आ जाता है जनाब, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, और फिर 1/3 मुस्लिम सेंटर में होंगे, ये भी एक्सेप्ट कर लिया था। वेटेज फार्मूला जो है प्रोविंसेस में होगा, इसकी वजह से पंजाब और बंगाल की मेजोरिटी चली गई थी, मुस्लिम थे।
कोई बिल भी है जो है वो माइनॉरिटी अगर 75% नहीं मान रही तो वो बिल नहीं चलेगा। तो सेंटर में जो है 150 मेंबर्स होंगे, जिनमें से पहले 60 मेंबर थे। तो एग्जेक्टिव काउंसिल में जो है वो हाफ इंडियंस होंगे, पहले एक इंडियन था एसपी सिन्हा। जुडिशरी जो है सेपरेट होगी एग्जेक्टिव से, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हम सैलरी कहते नहीं देंगे, और बिल जो होगा उसके बाद हमें टाइम दें सोचने के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है कि जॉइंट स्ट्रगल शुरू हुई, खिलाफत मूवमेंट में काम आई, जिन्ना की पॉपुलैरिटी हुई एम्बेसडर के तौर पे, 1919 के रिफॉर्म्स में फ़ायदा हुआ, हिंदुओं ने सेपरेट इलेक्टेड मान लिया, वो टू नेशन थ्योरी को फ़ायदा हुआ। थैंक यू वेरी मच। मोन्टेजो चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स 1919, इसके अंदर मोन्टेजो जो है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और ये जो चेल्मस्फोर्ड है ये वाइसराय था। बैकग्राउंड में आ जाता है जी लखनऊ पैक्ट, खिलाफत मूवमेंट, अगस्त डेक्लेरेशन, मोन्टेजो ने स्पीच में कहा था कि हम ज़्यादा पावर देंगे, और जलियांवाला बाग जनरल डायर ने जो है बंदे मार दिए। सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन्होंने मान लिया था, हम दे देंगे इसकी सैलरी। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है उन्होंने बंदे बढ़ा दिए थे, 6 से 8 कर दिए थे, पहले एक इंडियन था अब 3 इंडियन कर दिए। सेंटर के अंदर जो है उन्होंने लोअर हाउस और अपर हाउस मुतारिफ करवा दिया था। लोअर हाउस के जो है 145 मेंबर थे 3 साल के लिए, अपर के 60 मेंबर 5 साल के लिए। इन्होंने बाद फिर घुमा फिरा के वही अपने आप को ही ऊपर ले आए थे। फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर डायरकी आ गई, सेंट्रल सब्जेक्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, और प्रोविंस के पास रिजर्व सब्जेक्ट्स में फाइनेंस, पुलिस वगैरह सारी गवर्नर के पास, यू ट्रांसफ़र में हेल्थ सैनिटेशन वगैरह मिनिस्टर्स को दे दी थी। 2 नई लेजिस्लेचर्स आई थी और कमीशन कहा था 10 साल बाद आएगा रिव्यू करने, जो साइमन कमीशन की शक्ल में आया था 1927 में। थैंक यू वेरी मच। खिलाफत मूवमेंट टॉपिक के अंदर मेजर हमारे पास 5 हेडिंग्स हैं। बैकग्राउंड, मेन डिमांड्स थी क्या थी, कोर्स ऑफ मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और वाई फेल्ड। बैकग्राउंड के अंदर आ जाता है जनाब, ऑटोमन एम्पायर को डिफीट हुई थी वर्ल्ड वार 1 में, जलियांवाला बाग हुआ था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गई थी लखनऊ पैक्ट में। डिमांड्स क्या थी इनकी, खिलाफत को ख़त्म ना करें आप, ठीक हो गया, बाकी जो मर्ज़ी कर लें, तो होली प्लेसेस के तकद्दुस को पमाल ना किया जाए और उनका जो नज़रिया है वो भी ख़त्म ना हो। फिर कोर्स ऑफ मूवमेंट क्या था, खिलाफत कमेटी बनी थी, इन्होंने कहा था हम किसी भी पॉलिटिकल चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे। खिलाफत डे बनाया था, खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1920 में गए थे वायसराय के पास, उसने कहा था रिलीजन को दूर रखें पॉलिटिक्स से। खिलाफत डेलीगेशन 1920 में यूके पीएम से मिला, उसने कहा तुर्की वुड गेट जस्टिस लाइक जर्मनी। हिजरत मूवमेंट, अब्दुल कलाम और अब्दुल बारी ने फतवा दे दिया इंडिया दारुल अरब है, और अफगानिस्तान नया नया आज़ाद हुआ था 1919 में, वो सारे उधर हिजरत कर गए। और मोपला अपराइजिंग हुई थी, इसके अंदर भी 400 बंदे मार गए थे। बाकी हम नेक्स्ट में देखते हैं। इस वीडियो में हम खिलाफत मूवमेंट के नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स रहते हैं वो देखेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और वाई फेल्ड। ठीक हो गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर आ गया कि उन्होंने कहा जी टाइटल जो हैं वो रिटर्न कर दें, ये भी मुस्लिम्स ने किए, हिंदुओं ने नहीं किए। बाइकआउट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, डिसोसिएट फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये मुस्लिम रिज़ाइन हो गए, हिंदू वहीं के वहीं रहे, वो भी फ़ायदे में रहे। फिर गवर्नमेंट पोस्ट से मुस्लिम रिज़ाइन हो गए, वो वहीं के वहीं रहे, गांधी साहब फंसा गए हमें। बाइकआउट कोर्ट्स को कर दें। और फिर वाई फेल्ड ये हुआ, इमोशनल मूवमेंट थी, ठीक हो गया, रिलीजियस सेंटीमेंट था इसके अंदर, और मिसिंग लीडरशिप थी, इकबाल और जनाब वगैरह मिसिंग थे, उन्हें पता था ये गेम चला रहे हैं। विदड्रॉल ऑफ कांग्रेस जो है वो क्यों हुआ, वो चोरा चोरी 4 फरवरी 1922 को हुआ, 22 बंदे जो हैं वो जिंदा ही जला दिए उन्होंने थाने के अंदर। और फिर अतातुर्क ने जो है वो 1 नवंबर 1924 को जो है नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बना दी तुर्की के अंदर, तो वो सारा मकसद ही फोत हो गया इस सारी का, तो वो सारी कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। साइमन कमीशन की मेजर 3 हेडिंग्स हैं, बैकग्राउंड, मेन पॉइंट्स और रिएक्शन। बैकग्राउंड के अंदर हम देख लेंगे कि ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर था कि हमारी जो ज़्यादा हमें पावर्स दी जाएं, एक्सट्रीम पोलराइजेशन की, खिलाफत की वजह से, खिलाफत मूवमेंट की वजह से मुसलमानों को हिंदुओं से इतबार उठ गया था। फिर कमिंग इलेक्शन इन यूके 1929, इसलिए उन्होंने कहा कहीं दूसरी पार्टी फ़ायदा ना उठा ले, इसलिए 2 साल पहले ही कमीशन भेज दिया। और मेन पॉइंट्स क्या आते, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट, डायरकी ख़त्म कर दी, प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर दी, गवर्नर्स की पावर कम कर दी। पहले हमने देखा था मोन्टेजो चेल्मस्फोर्ड फॉर्म में वो जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं उनमें गवर्नर्स ही जो है वो आल इन आल थे। फिर NWFE में रिफॉर्म्स आए और फ्रेंचाइज एक्सटेंड की। रिएक्शन जो है, कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट दी और मुस्लिम लीग के अंदर डिवीजन हो गई थी कि कायद अज़म वगैरह कह रहे थे कोई मेंबर नहीं है इसके अंदर मुस्लिम, इसलिए हम नहीं मिलेंगे, और शफी लीग साहब कह रहे थे कि हमने मिलना है, हमने भी मिलना है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। दिल्ली प्रपोजल्स 1927 की मेजर 3 हेडिंग्स हैं, बैकग्राउंड, कंडीशन टू गिव अप सेपरेट इलेक्ट्रेट और रिएक्शन। ठीक हो गया। बैकग्राउंड के अंदर आ जाता है जी साइमन कमीशन,
आया था, उसी की वजह से इकट्ठे हुए थे, फिर कायद अज़म की एफर्ट्स थी। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है ये मिलकर डिमांड्स नहीं पेश कर रहे थे, तो ये इन्होंने निकाला कि क्यों नहीं मिलकर डिमांड्स पेश कर रहे। तो उसकी जो मेजर वजह थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट थी। कांग्रेस वाले इन्होंने ये कहा होता कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो आप छोड़ें, फिर ही हम कोई बात करेंगे। तो फिर मुस्लिम लीग ने मिलकर ये निकाला कि सेपरेट इलेक्टोरेट हम छोड़ देंगे अगर आप हमें 1/3 लेजिस्लेचर में दें, सिंध को बम्बे से अलग कर दें, बलोचिस्तान और NWF में रिफॉर्म्स लाएँ और हमें रिजर्व सीट दें बंगाल और पंजाब के अंदर, और 3/4 अगर कम्युनल रिजेक्शन होगी तो बिल पास नहीं होगा। रिएक्शन क्या आया, हिंदुओं ने कहा कि महासभा ने एक पॉइंट माना और कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग के अंदर भी डिवीजन हो गई थी, शफी लीग कहते थे कि हम मिलें उससे, और कायद अज़म वगैरह कहते थे कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट पे गिव अप कर देते हैं। नेहरू रिपोर्ट और कायद अज़म के 14 पॉइंट्स के कंपैरिजन के अंदर मेजर 3 हेडिंग्स बनती हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या थी, डिफरेंसेस क्या थे और एनालिसिस क्या था। सिमिलैरिटीज़ इनके अंदर आ जाएंगी, प्रोविंशियल स्टेटस जो है NWFP और बलूचिस्तान इस पे मान गए थे, सिंध को जो है सेपरेट कर देंगे बम्बे से, ये भी दोनों मान गए थे। डिफरेंसेस जो थे क्या थे, माइनॉरिटी वेटेज जो है वो नेहरू कहता था नहीं देनी और कायद अज़म कहते थे कि माइनॉरिटीज़ को वेटेज दो। वो नेहरू सेंटर में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहता था, कायद अज़म प्रोविंसेस में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहते थे। वो जॉइंट इलेक्टोरेट चाहता था, कायद अज़म सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे। रिप्रेजेंटेशन पर जो है डेडलॉक था, नेहरू कहता था 1/4 होगी मुस्लिम्स की, कायद अज़म कहते थे 1/3 होगी। इम्प्लीमेंटेशन मेथड जो है वो नेहरू के प्रेशर टैक्टिक्स थे, उसने कहा था 29 दिसंबर, अगर 31 दिसंबर 1929 तक अगर ना इम्प्लीमेंट किया तो मैं सिविल राइट वो डिसोबीडियंस मूवमेंट ले आऊँगा। कायद अज़म का पीसफुल था। तो एनालिसिस आप यही देंगे कि जो उसकी कायद अज़म के 14 पॉइंट थे ये असल में 14 अमेंडमेंट्स थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अलाहाबाद एड्रेस जो था अल्लामा इकबाल का, उसके अंदर उसकी डेट आ जाएगी, मेन पॉइंट्स आ जाएंगे और क्रिटिसिज्म आ जाएगा। डेट 29 दिसंबर 1930 थी। मेन पॉइंट्स जो थे उसके वो थे कि उन्होंने कहा था कि रिलीजन की ज़रूरत है नेशनलिज्म के अंदर। ठीक हो गया। उन्होंने इस्लामिक नेशनलिज्म को सेकुलरिज्म के साथ कंपेयर किया था। कहा था इंडिया एक हेट्रोजिनस कंट्री है, इसलिए यहाँ पे नेशनलिज्म जो है ये बहुत मुश्किल है। टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने कहा था कि रिलीजन की बेस पर ये होकर ही रहेगी, आप करें या ना करें। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन्होंने कहा था कि पंजाब, NWFP, सिंध और बलोचिस्तान ये अलग रियासतें होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म इनके ऊपर क्या आता है कि इन्होंने बंगाल को क्यों नहीं अपनी तकरीर के अंदर शामिल किया। ठीक हो गया, ये दूसरी सिर्फ 4 को शामिल किया था। तो ये सिर्फ इकबाल का स्टांस था, उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्टांस नहीं था। ठीक हो गया, ये उनका पर्सनल स्टांस था, तो जो मुस्लिम लीग ने बाद में अडॉप्ट कर लिया था। तो ये प्रूव्ड राइट आफ्टर लाहौर रेजोल्यूशन कि उनका जो ये मुस्लिम लीग का स्टांस बन गया था, जो क्रिटिसिज्म करते थे ना, यही स्टांस मुस्लिम लीग का बन गया। थैंक यू वेरी मच। जो नतीजा निकलना था असल में फर्स्ट राउंड टेबल काउंसिल में निकल गया था, सेकंड राउंड टेबल जो है, थर्ड जो है, ये वैसे हवाओं में ही हुई थी। लेकिन फिर भी इसकी आपने डेट याद रखनी है, पार्टिसिपेंट्स और आउटकम्स वगैरह याद रखनी है। सेकंड में क्या हुआ था, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 लंदन में हुई थी। ये दोनों लंदन में हुई थी, पहली सिर्फ लाहौर में हुई थी। डेडलॉक क्या था, गांधी कहता था भाई सेपरेट इलेक्टोरेट की कंडीशन ख़त्म करो, फिर ही मैं बैठूंगा, यहीं पे डेडलॉक हो गया। और थर्ड की डेट थी 17 से 24 नवंबर 1932। पार्टिसिपेंट कांग्रेस ने अटेंड नहीं किया था, उन्होंने दोबारा जो है वो सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर दी। मुस्लिम लीग ने अटेंड किया था, बस हवाओं में ही। फिर आउटकम्स क्या निकले, कम्युनल अवार्ड जो है उन्होंने पब्लिश किया। तो उन्होंने क्यों पब्लिश किया, यहाँ से तो कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था, फिर उन्होंने वही पब्लिश कर दिया। मेजर पॉइंट्स क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट मान लिया था, पंजाब और बंगाल को जो है माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया। रिस्पांस क्या है, गांधी ने कहा अगर कोई कंडीशन नहीं चेंज करोगे तो मैं मानता हूँ। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये तो माइनॉरिटी हो गया, तो इन्होंने तो कंडीशन चेंज करवानी थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर मेजर 6 हेडिंग्स हैं। बैकग्राउंड, हिरार्की ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बैकग्राउंड जो इसके पीछे साइमन कमीशन से अब तक जितने भी वाक़यात हैं वो इसके बैकग्राउंड है। हिरार्की इसकी वही थी, क्राउन, पार्लियामेंट, सेक्रेटरी स्टेट एंड वाइसराय। एडमिनिस्ट्रेशन वही, सीटें वगैरह वही रही थी, एग्जेक्टिव काउंसिल वगैरह। सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है, सेंटर में बाई कैमरल सिस्टम मुतारिफ करवाया उन्होंने और डायरकी मुतारिफ करवा दी। डायरकी के अंदर क्या था, फेडरल लिस्ट थी जिसके अंदर ट्रांसफ़र और रिजर्व जो होंगे ना वो उनके पास होंगे, ट्रांसफ़र जो इनको दे दिए। करकनेट लिस्ट जिनके ऊपर दोनों का इख्तियार है, और प्रोविंशियल लिस्ट बना दी। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है इन्होंने मुतारिफ करवा दिया। फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो प्रोविंसेस के अंदर वापस ले आया, जो पुराना सिस्टम था, यानी मिनिस्टर्स होंगे और गवर्नर होगा। फिर अदर जो है सिंध सेपरेट कर दिया बम्बे से, फेडरल कोर्ट आ गई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया। ये जो है ना, ये सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पर इंप्लीमेंट हुआ था, फेडरल लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। इसीलिए जो है मुस्लिम लीग हार की थी, क्योंकि वो सेंट्रल स्ट्रॉन्ग पार्टी थी और प्रोविंशियल लेवल पर वीक पार्टी थी।
कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 के अंदर हमारे पास मेजर 6 हेडिंग्स हैं। इलेक्शन रिजल्ट क्या था, मुस्लिम लीग फेल क्यों हुई, फॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज की किस तरह हुई, एट्रोसिटीज़ क्या थी कांग्रेस की, फिर मुस्लिम लीग का रिस्पांस क्या आया और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इलेक्शन रिजल्ट देख लेते हैं। कांग्रेस ने जो है 1505 हिंदू सीट्स में से जो है 707 जीत ली थी और मुस्लिम सीट में से भी 26 सीटें जीत ली थी। मुस्लिम लीग सिर्फ 106 सीटें जीत सकती, 491 मुस्लिम सीट से। और प्रोविंसेस के अंदर जो है 10 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुआ था। सिंध, NWFP पंजाब, बंगाल, बम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास, बिहार, असम। और मुस्लिम लीग फेल क्यों हुई, ये ग्रास रूट लेवल पर कमज़ोर थी, ये सेंटर स्ट्रॉन्ग पार्टी थी। और बैड इमेज थी इनकी, क्योंकि ज़्यादातर पार्टी में अरिस्टोक्रेट्स थे, जितने भी ये नवाब थे अक्सर, तो इस वजह से उनका इमेज ख़राब था। तो डिवीजन पार्टी के अंदर ही थी, इस वजह से जो है शफी लीग वगैरह बन गई थी, तो इस वजह से ये फेल हुई थी। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के अंदर फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज़ किस तरह हुई थी और एट्रोसिटीज़ ऑफ कांग्रेस क्या थी। फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज ने, कांग्रेस ने जो है जनाब 6 सूबों में अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। कहीं पे कोalition थी और कहीं पे फुल। बंगाल, बिहार, असम, यूपी, सीपी और बम्बे। यूनाइटेड पार्टी सिंध के अंदर थी, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब के अंदर, मुस्लिम लीग कहीं पे भी नहीं। उसके बाद आ गया अट्रॉसिटीज़ क्या थी कांग्रेस की, वंदे मातरम नेशनल एंथम आ गया था। बंकिम चंद्रा चटर्जी का नावल था, 1882 में आया, आनंदमात, इन्होंने उसके अंदर से लिया था। वर्धा एजुकेशन स्कीम थी, जो बच्चों को इस्लाम से दूर करने के लिए। विद्या मंदिर स्कीम थी, हिंदू जो नॉन हिंदू है हिंदू में कन्वर्ट करने के लिए। इसके अंदर गांधी की तस्वीर के आगे झुकना पड़ता था। तिरंगा नेशनल फ्लैग ले लिया था उन्होंने। क्लोज डोर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ लो लेवल जॉब थी, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी वगैरह की उन्होंने नहीं दी थी इन्हें। नेहरू मास कंटेक्ट मूवमेंट थी, ये मुसलमानों को मजबूर करते थे पहले, और जो मुस्लिम लीग वाले होते थे, फिर जब वो मजबूरी का उनकी फ़ायदा उठा के उनको वापस कांग्रेस में लेते थे मुस्लिम लीग से उठा के। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पर आर इंडिया मुस्लिम लीग का रिस्पांस क्या था और इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए थे। रिस्पांस जनाब, पीरपुर रिपोर्ट आई। ये पीरपुर का राजा था, उसने एक रिपोर्ट शाया की और उसके अंदर कंपेयर किया इनकी पॉलिसीज़ को रशिया के साथ और कहा ये कम्युनिज्म की तर्ज पर जो है पॉलिसीज़ अपनी फैला रहे हैं। शरीफ रिपोर्ट आई, ये SM शरीफ जो था उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उन्होंने फिर कहा कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इन्होंने मास मूवमेंट चलाई मुसलमानों के अंदर अवेयरनेस करने के लिए। फिर मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल जो थे ना, उनको इन्होंने अपने साथ जोड़ा। फिर इम्पैक्ट्स क्या हुआ, मुसलमानों के अंदर इनसिक्योरिटी की सेंस आई, हिंदू मेंटालिटी एक्सपोज हो गई। फिर इसी वजह से जो है नेशनलिज्म का उन्हें एहसास हुआ कि मुस्लिम नेशनलिज्म हम जो है अलहदा हैं हमसे, ये हमें कभी भी अपने साथ नहीं मिलाएंगे। पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है फिर आई 1940 में। और यूनाइटेड द डिवाइड फोर्सेस ऑफ मुस्लिम, फिर पहले अपनी अपनी खेल रहे थे सारे, अब सारे इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म से, तो उन्होंने जो है वो अगली दफ़ा फिर इलेक्शन जितवाया। थैंक यू वेरी। लाहौर रेजोल्यूशन 1940 जो करारदाद लाहौर हुई थी, उसके जो मेन पॉइंट्स थे और क्या डिसीजन लिए गए थे उनके अंदर। तो सबसे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़, ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मूवमेंट जो है वो इसके बाद स्टार्ट हुई थी असल में। इससे पहले जो है वो यानी कि कहीं ना कहीं मुआहदे की शक्ल कर रहे थे कि कहीं कुछ गिव एंड टेक हो जाए, लेकिन इसके बाद सही मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो इसके बाद इन्होंने एज ए माइनॉरिटी नहीं, पहले तो एज ए माइनॉरिटी अपना हिस्सा ले रहे थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने सेपरेट स्टेट की डिमांड शुरू कर दी थी। फॉर्मल अडॉप्शन ऑफ टू नेशन थ्योरी बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इससे पहले नहीं फॉर्मली अडॉप्ट किया था, इससे पहले जो अल्लामा इकबाल का तो मौक़िफ़, लेकिन जो ये करारदाद लाहौर के बाद ये पूरी मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ बन गया था। तो इसके बाद जो है इन्होंने कहा था कि जो हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट जो है इसका ओनली पीसफुल सोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान का क़याम है। थैंक यू वेरी मच। क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर बैकग्राउंड है हमारे पास, मेन पॉइंट्स हैं, रिएक्शन है, सिग्निफिकेंस है। बैकग्राउंड के अंदर आ जाएगा वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट थी और जो जापानीज़ फोर्सेस थी ये तब जो है ये यानी स्ट्रॉन्ग फुट पर थी, तो ये बर्मा तक पहुंच गई थी। तो ब्रिटिश जो है इनको लगा कि हम कहीं इंडिया की सपोर्ट ना गवा दें, तो इसलिए इन्होंने मिशन भेजा। मिशन के मेन पॉइंट क्या थे कि आप हमें भी सपोर्ट कर दें, हम आपको जंग के बाद इंडिपेंडेंस दे देंगे, डिफेंस कंट्रोल तब तक ब्रिटिश के पास रहेगा, और जंग के बाद हम कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनाएंगे, आप खुद ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लेना। रिएक्शन क्या है, कांग्रेस को लगा कि जनाब ये इन्होंने हार जाना है ब्रिटिश ने, तो इन्होंने कहा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दी, लेकिन वो उल्टा पड़ गया उनके ऊपर। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने फिर डिवाइड एंड क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई। सिग्निफिकेंस क्या थे, पहली दफ़ा ब्रिटिश ने इसके अंदर टॉक की थी इंडिपेंडेंस के बारे में, कि जो अगर ना भी इंडिपेंडेंस के बारे में भी टॉक की थी, और ये भी कहा था कि कोई यूनियन को ना भी ज्वाइन करना चाहे तो वो उसकी अपनी मर्जी हो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी। क्रिप्स मिशन के बाद जो है मेजर 3-4 इवेंट्स हुए थे।
गांधी जिना टॉक्स हुई थी 1945 के अंदर, जिसके अंदर गांधी जो है वो देख रहा था कि कायदे आज़म कितने पक्के हैं अपने पैरों के ऊपर, यानी उसको हटाने की कोशिश कर रहा था टू नेशन थ्योरी के ऊपर से। फिर वेवल प्लान आया 1945 के अंदर, लॉर्ड वेवल ने दिया। उसने कहा कि मेंबर इंक्रीज़ कर देते हैं एग्जेक्टिव काउंसिल के, और 5/14 जो है वो मुस्लिम्स होंगे। उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस हुई 1945 के अंदर, इसके अंदर डेड लॉक आ गया। मुस्लिम लीग ने कहा कि 5 मेंबर्स हमारे होंगे, कांग्रेस चाहती थी कि एक किसी और पार्टी से हो जो है मुस्लिम मेंबर हो। फिर ये डेडलॉक इस वजह से हुआ, मुस्लिम लीग ने कहा हम सोल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसकी वजह से इलेक्शन हुए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवा के चेक कर लो। 1945 के इलेक्शन हुए, सेंट्रल लेवल पे मुस्लिम लीग ने सारी सीटें जीत ली, और प्रोविंशियल लेवल पे भी 446 जीती 495 में से। आउटकम क्या है कि ब्रिटिश को यकीन हो गया कि मुस्लिम लीग जो है ये सोल रिप्रेजेंटेटिव है मुस्लिम्स की, और ये पाकिस्तान के जो क़याम पर ये अड़ गए हैं, तो इन्होंने ये लेकर ही छोड़ना है। थैंक यू वेरी मच। कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 के अंदर आया था। इसके 3 मेंबर से, ये तीनों जो है यूके की कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे। उसके बाद बैकग्राउंड आ गया, मुस्लिम लीग की क्लियर विक्ट्री थी इलेक्शन के अंदर, और डेड लॉक आ गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान। इनके मेन पॉइंट्स क्या थे? इन्होंने कहा यूनियन बना देते हैं जो स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया पर मुश्तमिल होगा। जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर और फाइनेंस है ये यूनियन के सब्जेक्ट्स होंगे, बाकी जो है प्रोविंसेस को दे देंगे। रिजर्व सीट होंगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सभी प्रोविंसेस की। ग्रुपिंग बना दी थी इन्होंने प्रोविंसेस की 3 के अंदर। नंबर 1 ए के अंदर हिंदू थे, जो 6 हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस है, और 4 मुसलमानों के थे, और बंगाल और असम सी कैटेगरी में थे। प्रोविंस जो है वो 10 साल बाद अपना डिसाइड कर सकते हैं हमने किसके साथ जाना है, अलहदा होना है या रहना है। इंटरिम गवर्नमेंट के लिए आपको में वही हिस्सा बनेगा जो सभी कंडीशंस को मानेगी। तो जनाब रिएक्शन आया, कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने लॉन्ग टर्म जो है 10 साल वाला वो नहीं माना और छोटा मान लिया। मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कर लिया, तो कांग्रेस को इन्होंने फिर भी पार्ट बना लिया। थैंक यू वेरी मच। कैबिनेट मिशन प्लान के बाद जो है हमारा इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती है 1946 के अंदर। इसके अंदर मिनिस्ट्रीज थी, इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे और फेलियर्स था। मिनिस्ट्रीज हम देखते हैं जनाब, 14 मिनिस्ट्रीज थी, 6 कांग्रेस के पास थी, 5 मुस्लिम लीग के पास और 3 दूसरी पार्टियों के पास। इंपॉर्टेंट मेंबर जो थे वो हेड जो है वो नेहरू को बनाया था उन्होंने, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो लियाकत अली खान को बनाया था। तो फेलियर क्यों हुआ? ये कायद आज़म साहब ने गेम चलाई थी ऊपर, चूंकि उन्होंने कहा था कि सभी कंडीशन माननी पड़ेंगी वरना हम आपको नहीं पार्ट बनाएंगे इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का। इन तो कायद अज़म ने सभी कंडीशन तो मान ली और मेंबर बन गए, लेकिन यहाँ आके उन्होंने असम्बलियों का बाइकआउट कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी असम्बलियों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन सकता। तो इस वजह से जो है ये फेल हो गया। थैंक यू वेरी मच। 3 जून प्लान जो है 1947 का, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने पेश किया था। तो इसके अंदर बैकग्राउंड आ जाएगा और मेन पॉइंट्स आ जाएंगे। बैकग्राउंड के अंदर आ जाएगा जी, इंटरिम गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई थी, राइट्स वगैरह शुरू हो गए थे। उसके बाद जो है ब्रिटिश डिसीजन, उन्होंने उनके पीएम ने भी अनाउंस कर दिया था कि हम 1948 तक जो है अपना ये ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फिर ये लॉर्ड माउंटबेटन ने दोनों पार्टियों से मुलाकातें की, और फिर दोनों जो है पार्टीशन प्लान पर राजी हो गए थे कि पार्टीशन पे मंजूर है। कांग्रेस भी मान गई थी। तो पंजाब और बंगाल की असम्बलीज जो हैं, ये दोनों पंजाब और बंगाल का जो है डिसीजन ये उनकी असम्बलीज करेंगी कि किसके साथ जाना है। सिंध का भी सिंध असम्बली करेगी, एनडब्ल्यूएफपी का रेफरेंडम के थ्रू होगा, और बलोचिस्तान का शाही जगह करेगा। सिलहट जो है वो भी रेफरेंडम के थ्रू होना था। और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो जियोग्राफी के लिहाज से यानी जिसके साथ है वो उस तरह करें, और अपना भी डिसीजन होगा उनका। तो नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वो वैसे ही इंडिया के पास जाएंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कहा था कि आप अपना बना लें, हम इम्पोज नहीं करेंगे आप। थैंक यू। जब सभी सूबों की असम्बलियों ने डिसाइड कर लिया कि हमने किसके साथ जाना है, तो फिर उसके बाद बाउंड्री कमीशन बना। बाउंड्री कमीशन ने ये डिसाइड करना था कि बाउंड्रीज क्या होंगी। रेड क्लिफ के अंडर बना। रेड क्लिफ इम्पार्शियल था, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ना डिसाइड कर सकी इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट से कि बाउंड्री के ऊपर, तो रेड क्लिफ के इम्पार्शियल था, इसने फिर अपना अवार्ड जारी किया। तो इसके अंदर जनाब पंजाब के बाउंड्री कमीशन के अंदर जो है इसके मेंबर दो ये थे, पाकिस्तानी साइड से जस्टिस मुनीर और जस्टिस दीन मोहम्मद, और इंडियन साइड से मेहर चंद महाजन और तेज सिंह। तो जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे गुरदासपुर, फिरोजपुर, पठानकोट, ये भी उनको दे दिया, और कश्मीर का रास्ता दे दिया इनको। उसके बाद जो बंगाल का कमीशन था, इसके अंदर जो मेंबर थे पाकिस्तानी साइड से अबू साले, एस ए रहमान, और इंडियन साइड से जे जस्टिस बिस्वास और बी के मुखर्जी। और कलकत्ता जो इंडस्ट्रियल हब था वो उनको दे दिया, जिसके ऊपर यानी कि बंगाल जो है दूसरा वो डिपेंडेंट था सारा, तो वो उनको दे दिया, जिसकी वजह से जो है ये भी डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर था। थैंक यू वेरी मच। 4 जुलाई 1947 को जनाब इंडिपेंडेंस एक्ट आया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम कंप्लीट ट्रांजिशन ऑफ पावर कर देंगे 15 अगस्त 1947 तक। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है अपना जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, आप
जो है 1935 वाला वो वाला इस्तेमाल कर लें। ठीक हो गया। तो जिन कायद अज़म साहब ने 11 अगस्त 1947 को जो तकरीर की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीच है। तो यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, you are free to go to your mosque or to any other places of worship in this state of Pakistan. You may belongs to any religion, caste or creed that has nothing to do with the business of the state. तो यहाँ पे उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो हमारी स्टेट की जो मशीनरी है उसका आपके रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप जिस मर्जी रिलीजन से है हम आपको सर्व करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द योर कलर, क्रीड और रिलीजन। थैंक यू वेरी मच।